नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जिन सेठों ने बैंकों का कर्ज नहीं लौटाया है और जो डिफाल्टर है उनकी सूची क्यों न सार्वजनिक की जाए। रिजर्व बैंक ने इसका विरोध किया है, पर सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त है। चीफ जस्टिस ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है कि अमीर तो अपने को दिवालिया घोषित करके दूसरे जरियों से और ज्यादा कर्ज लेने दौड़ पड़ता है, जबकि गरीब किसान कर्ज नहीं चुका सकने पर आत्महत्या को मजबूर होता है। अरबपति बनाम गरीब किसान की यह तुलना हकीकत में सार्वजनिक धारणा की प्रतिनिधि है। आज भारत का कारोबारी उद्योगपति कई कारणों से जनता की निगाह में उतरा हुआ है। विजय माल्या का विदेश भागना एक पहलू है, तो टैक्स हेवन देशों में अमीरों की कंपनियों का पनामा पेपर्स भंडाफोड़ भी एक वजह है। उस नाते सुप्रीम कोर्ट का यह हिट फैसला होगा यदि अरबों रुपए कर्ज लिए उद्योगपतियों की लिस्ट सार्वजनिक हो। सुप्रीम कोर्ट ने उन उद्योगपतियों की लिस्ट मंगा ली है जिसमें बैंकों से 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी वाले नाम है। कोर्ट ने वित्त मंत्रालय और बैंक एसोसिएशन को नोटिस देकर 26 अप्रैल को अगली सुनवाई रखी है। रिजर्व बैंक ने कोर्ट में बंद लिफाफे में लिस्ट देते हुए कहा है कि ये नाम गोपनीय रहने चाहिए। यदि लिस्ट जस की तस जारी हुई तो देश की अर्थव्यवस्था पर खराब असर होगा, कारोबार और निवेश क्षेत्र का भरोसा टूटेगा। सवाल है कि इस मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए या कारोबारी हितों की चिंता में गोपनीयता बरती जानी चाहिए। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। एवान बाला में 6 नए मेंबरान की नामजदगी से बीजेपी की ताकत बढ़ी है और इस साल जून जुलाई में होने वाले 2 साल इंतखाबात से पहले ही उसके मेंबरान की तादाद 50 के पार होने वाली है। मरकजी हुकूमत ने जिन 6 अराकीन को नामजद किया है उनमें से 3 बीजेपी से रिश्ता नहीं रखेंगे, लेकिन बीजेपी और मरकजी हुकूमत को उनकी हिमायत रहेगी। 3 रुकन खुद को बीजेपी का रुकन पार्लियामेंट जाहिर करेंगे, जिससे एवान बाला में बीजेपी के मेंबरान की तादाद बढ़कर 51 हो जाएगी। आम इंतखाबात से पहले अपनी जनता पार्टी का इंतजाम बीजेपी में करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद को बीजेपी से जुड़े होने का ऐलान कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू भी उन्हीं की तरह पहले से बीजेपी के मेंबर हैं और वो भी पार्टी के विहिप पर अमल करेंगे। केरल से मुंतखब किए गए फिल्म अदाकार सुरेश गोपी भी बीजेपी के साथ रिश्ता रखने वाले मेंबर होंगे, क्योंकि पार्टी उनको केरल में अपना चेहरा बनाकर पेश कर रही है। बाकी 3 मेंबर मैरी कॉम, नरेंद्र जाधव और स्वप्नदास गुप्ता रिश्ता नहीं रखने वाले मेंबर रहेंगे। कहा जा रहा है कि 7वां मेंबर भी ऐसा नामजद हो सकता है जो बीजेपी के तई अपना रिश्ता दिखाए। यूपीए के दौर में नामजद 12 अराकीन पार्लियामेंट में सिर्फ 2 मेंबर मणिशंकर अय्यर और बालचंद्र मुंगेकर ने खुद को कांग्रेस के साथ जोड़ा था और पार्टी व्हीप पर अमल करने की रजामंदी दी थी। नामजद होने के बाद कोई भी मेंबर 6 महीने के अंदर खुद को किसी पार्टी का मेंबर जाहिर कर सकता है। एवान में, खासकर एवान बाला में ऐसे मेंबरान की तादाद बढ़ती जा रही है जो एवान की कार्रवाई से नदारद रहते हैं। तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और फिल्म अदाकार मिथुन चक्रवर्ती को लेकर कुछ अराकीन पार्लियामेंट ने हंगामा किया है, क्योंकि वो गुज़िश्ता 2 साल में सिर्फ 3 बार एवान में नजर आए। वो तभी एवान में आए जब रुकनियत बचाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी हो गया था। तृणमूल के रहनुमाओं का कहना है कि मगरबी बंगाल में चल रहे इंतखाबात की वजह से ये मसला उठाकर पार्टी को शर्मिंदा करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती अकेले ऐसे रुकन पार्लियामेंट नहीं है जो एवान से नदारद रहते हैं। नामजद कोटे के 2 रुकन पार्लियामेंट रेखा और सचिन तेंदुलकर की हाजिरी भी बहुत मामूली रही है। ये दोनों भी साल में 2 बार या 3 बार एवान में नजर आते हैं। तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा मिथुन चक्रवर्ती वाले मामले के जवाब में इन दोनों का मसला उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मरकजी हुकूमत ने अभी जिन 6 अराकीन पार्लियामेंट को नामजद किया है उसमें से भी 2 मेंबर ऐसे हैं जो नदारद रहने वाले हैं। मैरी कॉम ने नामजदगी के फौरन बाद आकर हलफ तो ले लिया, लेकिन वो इस साल होने वाले रियो ओलंपिक की तैयारियों में मसरूफ हो गई है। ओलंपिक के बाद भी उनके मुस्तकिल तौर से एवान में आने पर शक व शोबा है। मलयालम फिल्म अदाकार सुरेश गोपी भी एवान की कार्रवाई में मुस्तकिल तौर पर शायद ही हिस्सा लेंगे। इसलिए नामजद कोटे के मौजूदा 11 रुकन में से कम 4 ऐसे हो गए हैं जो कभी कभार ही एवान में नजर आएंगे।
मरकजी हुकूमत ने सुब्रमण्यम स्वामी को ऐवान बाला में नामजद करके कांग्रेस से ऐवान में ताउन मिलने के इम्कानात को खत्म कर दिया है। कांग्रेस के माहिरीन जराये का कहना है कि अब कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान टकराव बढ़ेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बदउनवानी के मामले में सीधे सोनिया गांधी का नाम लिया जा रहा है और ये स्वामी की वजह से हो रहा है। माहिरीन जराये के मुताबिक ऐवान बाला में स्वामी की नामजदगी नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल को अदालत में घसीटने के इनाम के तौर पर हुई है। लेकिन सिर्फ ये एक मामला नहीं है जिसे वो उठा रहे हैं। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मुआहदे में इटली की अदालत के फैसले के हवाले उन्होंने सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा किया है। कहा जा रहा है कि सौदे को दूसरे बोफोर्स मुआहदे की तरह पेश किया जा रहा है। इसके अलावा हिंदुस्तान की एंटीक चीजों की चोरी और उनके इटली में बेचे जाने का इल्जाम भी वो आयद करते रहे हैं और साथ ही ये भी साबित करते रहे हैं कि कैसे कानूनी तौर पर राहुल गांधी हिंदुस्तान के वजीर आजम नहीं बन सकते हैं। कांग्रेस के रहनुमा मान रहे हैं कि स्वामी को ऐवान बाला में इसलिए लाया गया है कि वो सोनिया और राहुल गांधी को निशाना बनाएं। ऐसे में किसी भी बिल पर कांग्रेस के लिए हुकूमत की हिमायत करना मुश्किल होगा। इसका पहला शिकार जीएसटी बिल हो सकता है जिसे हुकूमत इस इजलास में लाने की कोशिश कर रही है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। अदालत उज़्मा ने आज उत्तराखंड मामले की समाअत करते हुए कहा कि फिलहाल सूबे में सदारती राज नाफिज रहेगा और अब इस मामले की अगली समाअत 3 मई को होगी। अदालत ने कहा कि 29 अप्रैल को होने वाला फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। इससे पहले 22 अप्रैल को उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर अदालत उज़्मा ने रोक लगाते हुए उत्तराखंड में सदारती राज को बरकरार कर दिया था। गौरतलब है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल को तारीखी फैसला सुनाते हुए सूबे में 22 मार्च से नाफिज सदारती राज को हटा दिया था और साथ ही अदालत ने 18 मार्च से पहले के हालात बनाए रखने का हुक्म दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हरीश रावत फिर से सूबे के वजीर आला बन गए थे और हाईकोर्ट ने हरीश रावत हुकूमत को 29 अप्रैल तक ऐवान में अक्सरियत साबित करने को कहा था। आज समाअत के दौरान अदालत उज़्मा ने कहा कि स्पीकर ऐवान का मास्टर होता है। अदालत ने मरकजी हुकूमत से सवाल पूछा कि क्या गवर्नर ने आर्टिकल 175(2) के तहत जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट का मैसेज किया इस तरीके से भेजा जा सकता है क्या? अराकीन असेंबली की रुकनियत रद्द करने का स्पीकर का फैसला सदारती राज के निफाज की बुनियाद बनता है क्या? फ्लोर टेस्ट में ताखीर क्या सदारती राज की बुनियाद बनती है? अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मुआहदे मामले में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने अपना नाम आने पर आज सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। सोनिया ने कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में उनके खिलाफ सारे इल्जामात गलत हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा एनडीए हुकूमत 2 साल से इख्तिदार में है। अगर कुछ गलत था तो तफ्तीश क्यों नहीं कराई और अगर तफ्तीश जारी है तो अब तक पूरी क्यों नहीं की गई? सोनिया ने कहा कि हुकूमत इस मामले की तफ्तीश कराए, सच सामने आ जाएगा। सोनिया ने कहा कि हम इस मामले में ऐवान में हुकूमत को जवाब देने के लिए तैयार हैं। दरअसल हाल ही में इटली की अदालत ने इस मामले की समाअत करते हुए फैसला सुनाया। इटली की अदालत ने अपने फैसले में उस वक्त की यूपीए हुकूमत और कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का नाम लिया है। अदालत ने इस मामले में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और कांग्रेस के दीगर सीनियर रहनुमाओं का नाम लिया है। गौरतलब है कि 2010 में यूपीए हुकूमत ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे के लिए इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 3600 करोड़ रुपए में 12 हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया था। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा मामले में आज ऐवान बाला में नामजद रुकन पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी के जरिए कांग्रेस सदर सोनिया गांधी का नाम लिए जाने पर बरसरे इख्तिदार जमात बीजेपी और हिज़्ब इख्तिलाफ जमात कांग्रेस के मेंबरान के दरमियान जबरदस्त तकरार हुई। स्वामी ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी का जैसे ही नाम लिया, कांग्रेस के मेंबरान ने जबरदस्त एतराज दर्ज कराते हुए स्पीकर की कुर्सी के पास आकर नारे लगाना शुरू कर दिया। कुछ मेंबरान को बरसरे इख्तिदार जमात के रहनुमाओं की बेंचों की तरफ जोश में आकर हवा में अपनी मुट्ठियां लहराते हुए भी देखा गया। बरसरे इख्तिदार जमात और हिज़्ब इख्तिलाफ की तकरार की वजह से ऐवान में जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से बार बार ऐवान की कार्रवाई मुलतवी की गई। डिप्टी चेयरमैन पीजे कुरियन ने बाद में कार्रवाई से कांग्रेस सदर सोनिया गांधी का नाम निकाल दिया। स्वामी ने आर्टिकल 267 के तहत दिए गए एक नोटिस की बिना पर अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मुआहदे की रिश्वत के मामले को इश्यू बनाया। स्वामी ने इल्जाम आयद किया कि इटली की अदालत में एक खत के जरिए इस मुआहदे के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने बताया कि इस मुआहदे में सबसे ज्यादा फायदा लेने वाली कांग्रेस सदर सोनिया गांधी हैं। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वेनर व दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान को कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ वही इंतखाबात लड़ेगी जहां पर उसको हुकूमत बनाने की गारंटी नजर आएगी। आम आदमी पार्टी के कौमी काउंसिल के इजलास में आज केजरीवाल ने कहा कि लोग आते हैं मेरे पास कि यहाँ इंतखाबात लड़ो, वहाँ इंतखाबात लड़ो, लेकिन हम इंतखाबात सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़ेंगे। केजरीवाल ने कहा कि जहाँ 50-50 चांस होगा वहाँ इंतखाबात लड़ेंगे। केजरीवाल ने कहा कि 100 में से 3 सीट जीतने के लिए इंतखाबात नहीं लड़ेंगे, 100 में से 90
90 सीट जीतने के लिए इंतखाब लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत बनाने के लिए इंतखाबात लड़ेंगे। केजरीवाल ने कहा कि बिना तैयारी और माहौल के इंतखाबात लड़ने से हार के बाद तंजीम और कारकुनान बिखर जाते हैं, इसलिए जहाँ माहौल दिखेगा, जहाँ हुकूमत बनने के इम्कानात नजर आएंगे, हम वही इंतखाबात लड़ेंगे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। उद्योगपतियों, कंपनियों पर सरकार के बैंकों की इतनी ज्यादा कर्ज राशि है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी तल्ख टिप्पणी से अपने को रोक नहीं पाए। बुनियादी मुद्दा है कि कर्ज तो होगा ही, बैंकों का धंधा भी कर्ज पर निर्भर है और उद्योग धंधों का आधार भी कर्ज के बूते जुटाई पूंजी है। दिक्कत यह है कि भारत में यह सब क्रोनी पूंजीवाद और 2 नंबरी उद्यम से बदनाम है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। मुल्क के बड़े बड़े सनतकार और कारोबारियों का कामकाज इन दिनों ईमानदारी और जिम्मेदारी का इम्तिहान बना हुआ है। पब्लिक सेक्टर बैंकों की तरफ से हर साल हजारों करोड़ रुपए के कर्ज को खसारे के अकाउंट में डालने की खबरों का खुलासा होने के बाद आमतौर पर इससे लेकर बहस शुरू हुई। इसी बीच सरकारी बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज अदा किए बगैर मशहूर कारोबारी विजय माल्या मुल्क छोड़कर चले गए। इस मामले के बाद बैंकों से कर्ज लेने वाले बड़े कारोबारियों की जिम्मेदारी तय करने की बहस तेज हो गई है। इसे लेकर दायर मफाद आम्मा पर अदालत उज़्मा ने भी जबरदस्त संजीदगी दिखाई है। अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस ने अपनी तंकीद में ये दुख जाहिर किया कि मामूली आदमी या काश्तकार छोटे छोटे कर्ज की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं और बड़े कारोबारी हजारों करोड़ रुपए लेकर गायब हो रहे हैं। ये बिल्कुल आम आदमी के जज्बात हैं। इन दिनों हर जगह लोग कहते मिल जाएंगे कि उनको कर्ज लेना हो तो बैंक हजार तरह की शर्तें लगाते हैं और एक किश्त अदा न करने पर घर गाड़ी जब्त करने पहुंच जाते हैं, जबकि बड़े कारोबारियों को हजारों करोड़ रुपए का कर्ज देकर उसे डूबने देते हैं। यकीनी तौर से ये हिंदुस्तान की एक बड़ी परेशानी है। हर साल बैंकों के डूबने वाले कर्ज की रकम बढ़ती ही जा रही है। अब ये एक साल में 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जा चुकी है। कई सरकारी बैंक डूबे हुए कर्ज की वजह से माली बहरान में हैं। हुकूमत उन्हें बचाने के इक़दाम कर रही है। बैंकों के जरिए कर्ज की वसूली की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले में बैंकों की तरफ से कर्ज देने के अमल को सुस्त कर दिया गया है। ये मुल्क की इक़्तिसादियात के लिए काफी खतरनाक इशारा है। कारोबार या सनत की बुनियाद बैंकों से मिलने वाला कर्ज है। अगर बैंक कर्ज नहीं देंगे तो खुद ब खुद कारोबारी और सनतकारी सुस्त पड़ेंगी और शरह तरक्की मुतासिर होगी। तभी ज्यादातर माहिरीन इक़्तिसादियात मान रहे हैं कि कर्ज में डूबे हैं, इसलिए बैंकों को कर्ज देना बंद कर देना चाहिए। ये पॉलिसी सही नहीं है। हाँ, कर्ज देने के उसूल बेहतर बनाए जाने चाहिए और वसूली के इक़दाम पुख्ता होने चाहिए। जैसे अदालत उज़्मा ने मफाद आम्मा पर समाअत करते हुए पूछा कि क्या 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लेने वालों के नाम जाहिर कर देने चाहिए। कर्जदारों के नाम जाहिर करना एक कोशिश है। इस तरह के कई इक़दाम मजीद किए जा सकते हैं जिनसे कारोबारियों को कर्ज मिलता रहे और वो डूबे नहीं। ये बात काफी साफ अंदाज में समझने की है कि बैंकों का काम सिर्फ पैसा जमा करना नहीं होता है, उन्हें कर्ज देना ही है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि कर्ज कैसे महफूज हो, इसके इक़दाम किए जाएं। हुकूमत और बैंकों को इसका रास्ता निकालना होगा। बैंकों ने ऐसा निजाम बनाया है कि एक बैंक का डिफॉल्टर दूसरे बैंक से कर्ज नहीं ले सकता है, लेकिन इसके साथ साथ फर्जी कागजात के जरिए कर्ज लेने या रिश्वत देकर कर्ज लेने पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगानी होगी। इसके बाद कारोबारियों की मंशा को समझना होगा। अगर कोई कारोबारी दाखिली या बाहमी हालात की वजह से परेशानी में है और उसकी मंशा ईमानदारी से पैसे लौटाने की है तो उसे मदद भी देनी होगी, तभी बैंक बचेंगे और इक़्तिसादियात भी बचेगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद बैंक कर्ज के जमेले पर चर्चा करेंगे। भारत के तमाम बड़े औद्योगिक घरानों व बड़ी कंपनियां सरकारी बैंकों के लिए कर्ज से पोषित है। इन कंपनियों में जिन्होंने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले रखा है और जो डिफाल्टर है या जिनकी देनदारी संकट में है, उसकी हकीकत जनता में जाहिर की जाए या नहीं। जाहिर होने पर क्या इन कंपनियों का शेयर बाजार में विश्वास नहीं टूटेगा? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकुल शुक्ला है। मुकुल जी, सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपतियों को दिए हुए बैंक कर्ज की जो लिस्ट है उसको सार्वजनिक करने की बात कही है। क्या उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए? इस मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए या बिजनेस का तकाजा है कि नहीं वो गोपनीय रहनी चाहिए? देखिए, पारदर्शिता जरूर होनी चाहिए, लेकिन आपने जो कानून बनाए हुए हैं उसमें गोपनीयता रखने की बात की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट को जब
ये इंसिस्ट करना है तो उनको ये भी चाहिए कि बोलें कि भाई इस कानून को भी तो बदलो। नहीं तो आरबीआई जो स्टैंड ले रही है वो कानून के, वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट में खड़ी है, हाँ, तो वो कोई बेकानूनी स्टैंड तो ले नहीं सकती, तो वो अपना कानून के अंतर्गत स्टैंड ले रही है और कह रही है कि भाई सबका नाम, अच्छा उसमें सब डिफॉल्टर्स तो है नहीं, कुछ लोग हैं जो स्ट्रेस में हैं, इकोनॉमी में अप एंड डाउन होता रहता है। अब सबको पता है पिछले 2 साल में यूपीए के लास्ट 2 इयर्स में काफी सारे यूनिट सब चीजें ठप पे पड़ी हुई थी, तो सबका बिजनेस डाउन था। तो कुछ लोग स्लो में चले गए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम देंगे लेकिन थोड़ा सा माहौल सुधर जाए। तो अब सबको आप एक ही झाड़ू से, हाँ, रगड़ देंगे कि जो देने वाला भी है और जो नहीं भी देने वाला है, जो विलफुल डिफॉल्टर है। लेकिन इसमें फिर एक बुनियादी सवाल जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि आप एक उद्योगपति है या कोई कंपनी है, वो डिफॉल्टर होके दूसरा दिवालिया घोषित करके दूसरे लोन की तरफ चली जाएगी, भाग पड़ेगी, और एक गरीब किसान है जिसके ऊपर छोटा सा कर्ज है वो आत्महत्या की तरफ जाता है, आत्महत्या कर लेता है। ये फर्क जो है ये सबसे बड़ी बात है। अब इस पर बहस, अब सुप्रीम कोर्ट भी ये क्या कहते हैं डेमागोग की तरह अगर बात करने लगे रेटोरिक में, सवाल ये कि आपने कानून ऐसे बनाए हुए, हाँ, जिसमें कि छोटे लोन लेने वाले हैं उनका तो नाम बैंक अनाउंस कर देती है, और जो बड़े लोन लेने वाले हैं उनके साथ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। नहीं, पर ये कानून है क्या ऐसा? हाँ, 1983 का कानून है ना, ये कांग्रेसियों का बनाया हुआ कानून है, ये हमारा आपका कानून बनाया हुआ नहीं है। और उस कानून को किसी ने चेंज करने की कोई, उस कानून में क्या है? उस कानून में ये है कि जो ये बैंक के साथ जो व्यवहार, जो अग्रीमेंट है, जो लोन है बड़े जो उद्योगपतियों का, वो सीक्रेट रखा जाएगा, उनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। इस पर पार्लियामेंट में बहुत 1980 के शतक में आपको याद होगा, हाँ, काफी डिबेट हुआ था। जब वीपी सिंह आए थे तो उन्होंने पॉपुलिस्ट राजनीति शुरू की, तो उन्होंने पार्लियामेंट में अपने क्या कहते हैं वो बजट भाषण में कहा, राजीव गांधी के समय में ही, हाँ, जिसके बाद उनकी नौकरी चली गई, हाँ, कि जो पैसे ले करके गायब हो जाते हैं और बंद कर देते हैं और फिर दूसरे, हाँ, प्रोजेक्ट के लिए पैसे लेते हैं, हाँ, ये इनको ब्लैक, जो क्या कहते हैं, ब्लैक लिस्टेड किया जाए, ब्लैक लिस्टेड किया जाए। और जो ब्लैक लिस्टेड अलग है, लेकिन एक अगर उद्योगपति बड़ा कर्ज लेता है तो इसका अनुबंध होके ये गोपनीय रहना चाहिए कानून अनुसार। कानून के अंतर्गत है। आप उस कानून को बदल दीजिए भाई, कि भाई अगर आपने, जैसे जापान वगैरह में कानून बना हुआ है कि अगर आपने डिफॉल्ट किया तो आपको पब्लिक नेम एंड शेम होगा, तो उस तरीके का कानून आप बना ये इसकी बात भी जनहित दायित्व में और इसमें होना चाहिए। ये इसके बजाय ये शॉर्टकट रास्ता, कोर्ट भी अनुचित बात कर रही है भाई। आरबीआई क्या कर सकती है? आरबीआई के मतलब रिजर्व बैंक का स्टैंड इस मामले में ज्यादा वो है, हाथ बंधे हुए हैं उस बेचारे के, वो क्या कर सकते हैं? अच्छा, आरबीआई तो सीधे लोन नहीं देती है, लोन देते हैं बैंक वाले। नहीं तो उसमें बैंक एसोसिएशन का उनका क्या तर्क हो सकता है? नहीं, उनका तर्क ये, अब उनका, वो तो कह रहे हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन वाले, खास करके ऑफिसर्स एसोसिएशन है, हाँ, वो तो बहुत सालों से डिमांड कर रहे हैं कि हो, लेकिन एक्सपोज हो, इनकी सार्वजनिक किया जाए, ये खुलासा, पारदर्शिता। कुछ वो लीक भी करते रहे फ्रॉम टाइम टू टाइम, हाँ, पार्लियामेंट में उस पर काफी बहस भी चली है, 80 में भी और 90 में भी। लेकिन सवाल ये एक प्रॉपर तरीके से करने का चीज की जाती है, तो बैंकों को, सरकार को नहीं, लेकिन एक बात बताइए, सरकार आंकड़ा इतना भारी है कि उससे एकदम शेयर बाजार या कारोबार या बिजनेस माहौल या आर्थिकी बैठ जाएगी अगर ये लीक हो जाए तो? नहीं, देखिए, अब मान लीजिए आप बड़ी कंपनी है, हाँ, कोई टाटा है मान लीजिए, हाँ, या कोई भी हो, XYZ, किसी का नाम टाटा हो या कोई भी हो, बड़ी कंपनी है जिसका कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट में, हाँ, काफी वेटेज है, तो अगर आप उसके साथ उनका नाम बिना मतलब के निकाल देते हैं, अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम पैसे देने वाले भी, हाँ, मतलब वो अगर डिफॉल्टर नहीं है, हाँ, और लेकिन कर्ज बढ़ा है और अगर वो चला आ रहा है कुछ कारणों से, नहीं, और आपने बिना मतलब, तो उसमें शेयर बाजार में भावना में असर पड़ेगा उसका, हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, तो उससे आपकी इकोनॉमी नहीं। लेकिन इसमें क्या दूसरे देशों के अंदर वहाँ की विदेशी बैंक और क्या वहाँ इस तरह वहाँ भी ये गोपनीय रहता है? क्या रहता है वहाँ? गोपनीय नहीं रहता, वहाँ गोपनीय नहीं, तो फिर हमारे यहाँ ये क्यों गोपनीय हो? हमारे यहाँ हर चीज को
गोपनीय बनाने की एक विधि बनी हुई है ना, हाँ। कि हर चीज को गोपनीय बना दो। हाँ, हाँ। क्योंकि जहां पर गोपनीयता रहेगी वहां पर पाप फलेगा। नहीं, लेकिन अमेरिका और यूरोप और इन देशों में, ब्रिटेन में इसमें गोपनीय या इस तरह की नहीं है कोई। नहीं, ये अगर आपने डिफॉल्ट किया है, हाँ। आपने 2008 में देखा हाँ। कि किस तरीके से वहां पर लीमैन ब्रदर्स वगैरह वगैरह जब गिरे, हाँ। तो पूरी की पूरी चीजें पब्लिक डोमेन में थी। हाँ। और उसके बाद अमेरिकन सरकार को इंटरवेंशन करना पड़ा। तो भाई आप पब्लिक डोमेन, सबसे बड़ी बात है ओपन सोसाइटी का, जो कार्ल पॉपर ने कहा बहुत सालों पहले, बहुत दशकों पहले, हाँ। वो बात अभी भी वैलिड है। ओपन सोसाइटी की स्ट्रेंथ ओपननेस में है, हाँ। उसको छिपाए में सब तो या तो आप छिपाए नहीं, और या तो इस तरह के कानूनी मक्कड़ जाल नहीं बनाए। ये कानूनी मक्कड़ जाल बनाया हुआ है ना जी, इन्होंने। जी, जी। अब तो उसमें आरबीआई बेचारी तो क्या उसमें करती है? सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देना चाहिए कि ये मक्कड़ जाल खत्म हो, हम क्या? उस कानून को बिल्कुल। डिफॉल्ट करते हैं और फिर उसके साथ बिल्कुल, घोषणा की जाए, तो उसका बिल्कुल, मतलब। बिल्कुल। जी मुकुल जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।